मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 में। ये किस कबीले से थे? कुरैश। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम, इनका लालन पालन कौन किए थे? अबू तालिब। हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? कहाँ हुआ था? अच्छा, हिजरी संवत का शाब्दिक अर्थ क्या है? उनका यात्रा जो हुआ था मक्का से मदीना का कब हुआ था? 24 सितंबर 622 को। जब मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष में किससे हुआ था? मोहम्मद की पुत्री का नाम? मोहम्मद की पुत्री का नाम फतीमा। दामाद का नाम? बताइए कि देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर साहब कुरान का अरबी भाषा दिया। हाँ, सही बात है। बताइए कि मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में कुरान कौन दिया था? जिब्राइल। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसमें कुल कितने अध्याय हैं और कितने सरपद्य हैं? 6360। हजरत मोहम्मद साहब ने किसका उपदेश दिया था? कुरान के। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात मतलब कि कौन सुन्नी कहलाए? हजरत मोहम्मद साहब की तरह को क्या कहा गया है? हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा गया है? खलीफा। इस्लाम धर्म में खलीफा कब तक रहा? इसका अंत कब हो गया? मोहम्मद साहब के जन्मदिन को क्या मनाते हैं? भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ था? अरबों ने भारत पर सिंध प्रांत कब जीत लिया था? अच्छा, बताइए कि नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की तरफ मुड़ खड़े हो। ऐसे क्या कहते? किबला। बताइए संभाजी ने, एक मिनट, संभाजी ने उज्जैन के किस विद्वान को अपना बनाया था सलाहकार? किसने संभाजी और कवि कलश का हत्या कर दिया? मुखर्रम। संभाजी के बाद नया छत्रपति कौन बना? राजाराम। राजाराम ने राजाराम ने अपना दूसरा राजधानी कहाँ बनाया था? सतारा में। अब बताइए कि राजाराम कब मारा गया? ताराबाई। राजाराम की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को लेकर राज्य कर दिया। बिल्कुल। अब साहू और ताराबाई की मध्य खेरा का युद्ध कब हुआ था? बताइए कि 1707 में। सही है सर। अच्छा, बताइए सर, किसने पेशवा पद को वंशानुगत बना दिया? साहू जी ने। बताइए सर कि बालाजी विश्वनाथ को पेशवा किसने बनाया था? साहू ने बनाया था। बताइए इसके बाद पेशवा क्या कहलाए? बाजीराव प्रथम हो गए। बाजीराव प्रथम ने मुगलों की कमजोर स्थिति को फायदा उठाकर उन पर प्रहार किया था। तो उस पर क्या कहा गया था? कमजोर वृक्ष का तना पेड़ है, खोखला पेड़ है, इस पर प्रहार करें और इसके तना को, इस पर हम प्रहार करेंगे तो तना स्वतः समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। उसने क्या बोला? उसने बोला था कि आप एक वीर पिता के योग्य पुत्र। पालखेरा का युद्ध कब हुआ था? 1728 में। किसके मध्य हुआ था? बाजीराव। अब बताइए दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम का संबंध किससे था?
ठीक है। बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई? 1740 सूरत का संधि कब हुआ था? 1775 में। पुरंदर का संधि 76 में। बड़गांव का संधि 79 में। सालाबाई का संधि कौन 82? बसिन का संधि बसिन का 1802। देवगांव का संधि बताइए। सर नागपुर का संधि। अब बताइए इसका पूना का संधि। अब बताइए मंदसौर का संधि। अब बताइए बाजीराव प्रथम के बाद की मृत्यु के बाद कौन बना पेशवा? बालाजी बाजीराव। संगोला के संधि के बाद पेशवा के हाथ में क्या आ गया? सारा अधिकार आ गया था। अगला बताइए। बाजीराव प्रथम पानीपत के तृतीय युद्ध में लड़े थे, किसकी हार हुई थी उसमें? मराठों की हुई थी। मराठों की खोई प्रतिष्ठा को पुनः लाने का प्रयास कौन किया था? माधव नारायण राव प्रथम। अब बताइए कि इसके बाद कि अंतिम पेशवा कौन था? किसका पुत्र था ये? राघवा का पुत्र था। बताइए पुरंदर के संधि के पश्चात रघुनाथ राव ने अपना संबंध वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1782 में। सालाबाई संधि के खत्म हो गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1805 में हुआ था। अब बताइए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1819 ईस्वी। ठीक है। अगला लिखिए। सर खत्म हो गया सर आपका ये मध्यकालीन भारत। अब मध्यकालीन भारत अब खत्म हो गया सर कितनी बार? 7वीं बार खत्म हो गया। अब 8वीं बार चलेगा। चलिए तो हम लोग का मध्यकालीन आज 7 बार खत्म हो गया। अब 8वां बार शुरू कर रहे हैं। तो आइए सर 8वां बार में पुनः शुरू करते हैं। लिखिए भारत पर अरबों का आक्रमण डालिए। चलिए बताइए कि सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय। हरिजन के संस्था लेखक? हिंद स्वराज महात्मा गांधी। नवजीवन महात्मा गांधी। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। द रिवोल्यूशनरी साचिंद्र सान्याल। अगला बताइए इसके बाद कि इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अगला बताइए इसके बाद द रिवोल्यूशनरी। बताइए तुंगभद्रा नदी जो है उसका बताइए उद्गम स्थल? पश्चिमी घाट पहाड़ गंगा मूल की चोटी से। इसका मुहाना कहाँ पे है? कृष्णा नदी। और इसके सहायक नदी कौन कौन है? वर्धा मगारी हिंद। और कौन नदी दिए थे? बस एक नदी। एक बात पद का निर्वाचन तक नियुक्ति होता है। कौन करता है नियुक्ति उनका? ठीक है। अब बताइए कि राज्य का वार्षिक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। नाम मात्र कौन होता है? राज्यपाल। अब बताइए कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य विधानसभा का कुल 15% ही 91 2003 एक को है ये है। अगला बताइए कि इसके बाद कि बताइए किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को उसके कार्यों में सलाह देने हेतु मंत्री परिषद होगा जिसे राज्य मंत्री परिषद कहा गया है।
मंत्री परिषद में कुल कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तीन। कैबिनेट, राज्य और उप। अब मंत्रिमंडल पहले था नहीं, इसको बाद में जोड़ा गया है ना। तो मंत्रिमंडल में क्या आते हैं? ओनली कैबिनेट मंत्री आते हैं, है ना। अब बताइए कि वही हाल है जो लोकसभा का यहाँ पर 91/2003 के तहत 15 पर आरक्षण है। अनुच्छेद 164 क्या बोलता है? 164 अनुच्छेद क्या कहता है? 164 के 2 में क्या है? 164 के मुख्यमंत्री कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो। 164 के 3 में क्या है? राज्य मंत्री परिषद के मंत्री कर्तव्य निर्वहन हेतु तीसरे अनुसूची के प्रावधानों के तहत शपथ लेंगे। अगला 164 के 4 में क्या है? मतलब इसके अनुसार कोई व्यक्ति बिना राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बने बिना अधिकतम 6 माह तक के लिए बन सकता है। अगला मंत्रियों का वेतन भत्ता किसमें है? अनुच्छेद कौन सा? 164 के 5 में। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। और बताइए सर इसके बाद कि राज्य सरकार का कार्य संचालन की चर्चा किसमें किया गया है? 166 में। 167 क्या कहता है अनुच्छेद? कि अगर मुख्यमंत्री कोई कार्य करेगा तो उसके कार्य संबंधित कोई जानकारी राज्यपाल मांग सकता है। ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री कार्य का परिभाषा भी किसमें? 167 में ही किया गया। मुख्यमंत्री हो गया खत्म। अब बताइए सर वर्तमान में सबसे लंबे समय तक रहे मुख्यमंत्री कौन है? अभी पवन कुमार चामलिंग लगभग 24 साल रहे हैं, 24 साल 168 दिन, लगभग 25 साल बोलते हैं। और जगदीश बसु जो हैं ये रहे हैं 22 से साल। और चौथा कार्यकाल शुरू हो गया है उनका पटनायक का, तो पूरा हो जाएगा तब हो जाएंगे। वर्तमान में से पवन कुमार चामलिंग हैं और वर्तमान में सबसे ज़्यादा बार बनने वाले मुख्यमंत्री है। विधान अनुसूची को जोड़ा गया था और नवा अनुसूची वर्तमान में कुल 284 अधिनियम है। और नवा अनुसूची में भूमि सुधार का उल्लेख किया गया और जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया गया, है ना। पहले ऐसा कहना था कि नवा अनुसूची में कोई भी आदमी न्यायालय में चुनौती नहीं दे पाएगा, परंतु वैसा नहीं है, इसमें भी अब चुनौती लोग दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा लिखा हुआ है सामाजिक तथा आर्थिक तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष उपबंध के लिए राज्यों को शक्ति प्रदान किया गया है। वह भी कौन सा? प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत। और राज्य ट्रेडिंग और राज्य द्वारा किसी व्यापार व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन करता है, वह भी किस में है? प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत। अब देखिए दूसरा में क्या दिया है। द्वितीय संवैधानिक संशोधन 1952 के तहत लोकसभा के सदस्य के प्रतिनिधित्व को 7,50,000 लोगों से अधिक लिया जाएगा। माने एक सदस्य का कम से कम जो होगा उन क्षेत्र से आएंगे जहां पर कम से कम 7.5 लाख से ज़्यादा लोग रहेंगे। तो एग्ज़ाम में सवाल कर सकता है कि लोकसभा मेंबर 7.5 लाख ज़्यादा सदस्य आएंगे, तो कौन सा? द्वितीय संवैधानिक संशोधन 1952 के तहत। अगला संसद को खाद्य पदार्थ, पशु चारा, कच्चा कपास, कपास के बीज, कच्चे खजूर के उत्पादन, आपूर्ति वितरण पर नियंत्रण के लिए लोकहित में शक्तिशाली बनाया गया है। माने संसद खाद्य पदार्थ में कैसे मतलब कि प्रवाह हो पाए, पशु चारा कैसे प्रवाह हो पाए, कच्चा कपास का प्रवाह कैसे हो, बीज का प्रवाह कैसे हो, जूट का प्रवाह कैसे हो, इस पर वितरण आपूर्ति नियंत्रण संसद करेगा तृतीय संवैधानिक संशोधन 1984 के तहत। और है चौथा संवैधानिक संशोधन 1955 के तहत बोलता है निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को न्यायालय की जांच से बाहर किया गया है। मतलब कोई भी ज़मीन हमारा है, अगर निकल गया, तेल निकल गया तो ले लेगा राज्य हमसे, तो इस पर न्यायालय से बाहर रखा गया है। कौन सा? चौथा संवैधानिक संशोधन 1955 के तहत। और अनुच्छेद 31 के 1 क के तहत क्षेत्र का विस्तार। हाँ, वही बात बोले हैं, वही बोले हैं।
अब देखिए, किसी व्यापार को राष्ट्रीयकृत बनाने के लिए राज्यों का अधिकार किसमें है, ये भी चौथा में ही दिया गया है। अब 5वां, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान किया गया कि वह राज्य के क्षेत्र, नाम, सीमा आदि में परिवर्तन करने हेतु तो केंद्रीय विधानमंडल ने मत देने के लिए राज्य मंडलों के लिए समय सीमा का निर्धारण करेगा। माने कि किसी राज्य का नाम चेंज करना है, सीमा चेंज करना है, तो जिस राज्य में होना है उस राज्य में विधानमंडल को एक निश्चित समय के अंदर इस पर मतदान कराना है, वोटिंग कराना है, इस पर निर्णय देना है, वह कौन तय करेगा, राष्ट्रपति। 5वां संवैधानिक संशोधन 1955 के तहत, इसमें इतना ही कराते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत 7वां अनुसूची क्या हो गया, निरस्त हो गया। नंबर 1 काम। नंबर 2 काम, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत और क्या हुआ था, 500 से 525 हो गया था। इसके अलावा बिल्कुल, तो 3 गो पॉइंट। पहला, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य भाषा का गठन किया गया। फौज अली के अध्यक्षता में 3 लोग थे, पंडित हृदय कंगरू और के.एम. पणिक्कर थे। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956। और नंबर 2, इसमें जो है 7वां निरस्त कर दिया गया। और नंबर 3, इसी अनुसूची असंवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा का सदस्य का संख्या 500 से 525 कर दिया गया। अपवाह का क्या अर्थ होता है, विकल्प है समुद्र के किनारे का बंदरगाह, नदी पतन, नदी और अपवाह तंत्र, नदी घाटी। बताइए। नदियों के उद्गम से मुहाना तक का स्थल अपवाह कहलाता है। अगला बताइए, इनमें से कौन सा पूर्ववर्ती नदी है, बोलना है। महानदी, हुगली, चंबल, सिंधु। पूर्ववर्ती नदी है महानदी, हुगली, चंबल, सिंधु। सिंधु आंसर आएगा, सिंधु। आइए पढ़ते हैं सर। पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण के पूर्व से बहती है। नदी है नर्मदा, ताप्ती। भाई मेरे पहले सुनो ध्यान से। पूर्ववर्ती नदी वह नदी होता है जो हिमालय के निर्माण के पहले से बह रही है। तो बताइए जरा ध्यान से, महानदी हुगली चंबल में सिंधु में सबसे प्राचीन है। तो पूर्ववर्ती मैंने क्या, हिमालय से पहले बना हुआ नदी। आइए, हिमालय में सबसे गहरी नदी घाटी कहाँ मिलती है? शिमला के निकट, गंगोत्री के निकट, गिलगिट के निकट, नामचा बरवा के निकट। बोलिए, गिलगिट के निकट। जी सर। बताइए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। नर्मदा नदी। कौन सा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती। कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन सुनिएगा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। नर्मदा। सर नर्मदा खंबात खाड़ी में गिराती है सर। नर्मदा, ताप्ती, माही खंबात में गिराती है। ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। सर गोदावरी अपना जल गिराती है बंगाल खाड़ी में। चलिए, नर्मदा गिराते खंबात खाड़ी में। आप बात करते हैं कृष्णा, बोले कहाँ गिराएगी? आप कावेरी गिराती है अरब सागर में। सर सहायक नदी नहीं सर, दक्षिण भारत का दूसरा सबसे नदी कृष्णा है। दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी गोदावरी, दूसरा नदी है कृष्णा, तीसरा है कावेरी। गोदावरी गिराता है बंगाल खाड़ी में, नर्मदा गिराता है खंबात खाड़ी में, और गोदावरी गिराता है बंगाल खाड़ी में, कृष्णा गिराता है आपको बंगाल खाड़ी में, और ये जो है आपका कावेरी ये गिराता है अरब सागर में। तो सर जी यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डबल स्टार से ही चढ़ जाएगा। पान का पिक्का थोड़े आके मुँह में पीक दिए। चलिए, लूनी किसका सहायक नदी है? लूनी किसकी सहायक नदी है बोलिएगा? गंगा का, चंबल का, यमुना का, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी का नहीं है। लूनी के करो सहायक नदी है ये नहीं। आइए, लुनार झील कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में। कौन सा नदी प्रायद्वीप भारत का सबसे लंबा नदी है? पहला से उठता है प्रायद्वीप भारत नदी होता क्या है? सर प्रायद्वीप कहला जाएगा।
सर कहते हैं कि पहला होता है नदी, दो प्रकार का होता है। हिमालयी नदी माने हिमालय के तराइयों से निकलने वाली नदी हिमालय नदी, और हिमालय को छोड़कर शेष भारत के किसी क्षेत्र से निकलने वाला नदी प्रायद्वीपीय नदी। तो इसका मतलब आइए देखते हैं ध्यान से, कौन सा प्रायद्वीप भारत का सबसे लंबा नदी है। माने जो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। कौन, हाँ, कौन